बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 एंड 7 ये वाहिद चैप्टर है जो दो हिस्सों में बटा हुआ है। हालांकि आई कैप को इसे एक ही कर देना चाहिए था, कोई बहुत बड़े बड़े चैप्टर भी नहीं थे कि इसके दो हिस्से बनाए, लेकिन बहरहाल जब किताब बना रहे होंगे उसमें कोई ये एक फ्लॉ रह गया। चैप्टर नंबर 6 रिलेट टू परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए लिखा हुआ है पार्ट 1 परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पे गौर करें, हम पीछे जाहिर है चैप्टर नंबर 2 पढ़ा, चैप्टर 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, 5 पढ़ा। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो होता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। किसकी लीगल ऑब्लिगेशन? एक प्रोमिजर की और दूसरा प्रोमिसी की। दो लोगों की, दोनों की अलग अलग लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई है। दो लोगों की अलग अलग लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई है। अब अगर ये दोनों लोग अपनी अपनी लीगल ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दें, प्रोमिजर अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दे और प्रोमिजी अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दे, प्रोमिजर अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दे और प्रोमिजी, तो हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है? परफॉर्म हो गया है, या कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया है। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज ऑन द वैलिड परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन? उसने 10 मिलियन पे कर दिए हैं और आपने घर उसको ट्रांसफ़र कर दिया। जब उसने 10 मिलियन पे किए तो उसकी ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज हो गई। जब आपने घर ट्रांसफ़र कर दिया तो आपकी ऑब्लिगेशन परफॉर्म हो गई। अगर दोनों की ऑब्लिगेशन परफॉर्म हो गई है तो हम कॉन्ट्रैक्ट को एक और नया नाम दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है? डिस्चार्ज हो गया या परफॉर्म हो गया। अच्छा जी, कहते हैं जो वैलिड परफॉर्मेंस है ना, परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया है, वो कहता है परफॉर्मेंस दो तरह की हो सकती है। वन इज कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या होता है? प्रोमिजर ने एक्चुअली परफॉर्म कर दिया है, प्रोमिजी ने उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया, एक्चुअली हो गया। आपने पैसे पे कर दिए, उसने घर ट्रांसफ़र कर दिया। दोनों पार्टीज़ को पता है कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? परफॉर्म हो गया। आपने पेमेंट की, सामने वाले ने आपको मोबाइल दे दिया। दोनों को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? परफॉर्म हो गया। आपने पेमेंट की, सामने वाले ने आपको लैपटॉप ट्रांसफ़र कर दिया, दे दिया, पकड़ा दिया। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? परफॉर्म हो गया, एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गई। एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ये एक नई बात आप सीखने जा रहे हैं इस चैप्टर में, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। प्रोमिजर ने परफॉर्म किया। अच्छा, परफॉर्म करने को हम यहां पता क्या कहते हैं? ऑफर टू परफॉर्म। यानी सामने वाले ने अपने हिस्से का काम आपको ऑफर किया कि लो भाई आपका काम हो गया। लेकिन जो दूसरा बंदा था ना, डिड नॉट एक्सेप्ट परफॉर्म। वो कहते ये तुम क्या गंद गोल लाए हो, ये तो नहीं मैंने तुम्हें कहा था। सामने वाले ने काम कर दिया है, लेकिन दूसरी पार्टी को उसका किया हुआ काम पसंद नहीं आ रहा। इसको लॉ क्या कह रहा है? लॉ क्या कह रहा है? ऑफर टू परफॉर्म। ठीक है ना? सामने वाले ने ऑफर टू परफॉर्म किया, लेकिन दूसरे बंदे को डिड नॉट एक्सेप्ट परफॉर्म। अब ये एक बड़ी मजेदार बात है। लॉ कह रहा है जनाब अगर ये दो काम हो गए हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फिर डिस्चार्ज हो गया, कंप्लीट हो गया। नॉट नीड टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अगेन, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। और जो दूसरे वाला है, कैन नॉट सू परफॉर्मर प्रोमिजर फॉर, वो कहता है वो आपको अदालत में इस बात पे नहीं लेके जा सकता कि इसने काम नहीं किया। आपने काम कर दिया, आपने लेकिन कोई कंडीशन होगी। तो बड़ी अजीब सी बात है कि आखिर वो क्या बात है? ये कैसी ऑफर टू परफॉर्म है जो इक्वल टू परफॉर्मेंस हो गई है? ठीक है ना, जो इक्वल टू, ये नई बात है जो आपके जहन में नहीं है। इधर वाली बात तो रोज आप ये काम कर रहे हैं जिंदगी में कि यार मैंने पैसे दे दिए, उसने मुझे मोबाइल दे दिया, खत्म हो गई कहानियां। पीछे क्या बचा? कॉलेज को पैसे दिए थे, इन्होंने पीआरसी पढ़ा दिया, पीआरसी पास हो गया। उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या स्टेटस है? हमें सबको पता है कि स्टेटस क्या है। कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज, हैज बीन परफॉर्म। ये नई बात है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम क्या कहते हैं? टेंडर। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इज आल्सो नोन एज टेंडर।
टेंडर का नया कॉन्सेप्ट आया, लेकिन इसके पहले कि हम कहें कि टेंडर जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू परफॉर्मेंस, तो हमें पढ़ना पड़ेगा व्हाट आर दी एसेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर। अब लॉ कह रहा है कि जनाब आपने जो कोशिश की थी बस ठीक हो गया, अब जरूरत नहीं है करने की दोबारा। 7 बातें। नंबर 1, अनकंडीशनल। टेंडर इज सेड टू बी अनकंडीशनल व्हेन इट इज मेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ दी, जो तय हुआ था उसके मुताबिक ही आप सब कुछ करके आए हैं। पहली कंडीशन। हमने एक चीज आपको कही थी कि यार ये स्टील में बना दें, आपने वुड में बना दिया, ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं है। इट शुड बी एज पर कंडीशन, एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, पहली बात। नंबर 2, प्रॉपर टाइम। टेंडर मस्ट बी मेड एट द टाइम स्टिपुलेटेड टाइम और ड्यूरिंग बिजनेस। मतलब आपने ऑफर टू परफॉर्म किया ना, कब? जो हमने तय किया था, आप शाम 4 बजे ये चीजें मेरे पास लेकर आएंगे। क्या आप 4 बजे ही आ रहे हैं? और अगर टाइम ऐसे नहीं लिखा हुआ तो फिर क्या उसूल लगेगा? ड्यूरिंग बिजनेस आवर। मतलब कॉलेज ने किसी को कोई काम दिया हुआ था, फर्ज किया कॉलेज के बिजनेस आवर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे हैं, रात को 11 बजे आ गया जी, कह रहा जी मैं तो लेके आया था, आप थे नहीं आप 11 बजे आए क्यों थे भाई साहब? बात समझ आ रही है? टेंडर ऑफ गुड्स और मनी बिफोर ड्यू डेट इज ऑल्सो नॉट ए वैलिड टेंडर। अभी इसकी बात अभी हम करते हैं, पहले फिलहाल एक बात हमने पढ़ी कि ये प्रॉपर टाइम पर। प्रॉपर टाइम का मतलब है अगर तो कोई टाइम तय हुआ था तो उस वक्त, और अगर तय नहीं हुआ था तो जो नॉर्मल वर्किंग आवर हैं उसके दरमियान में। फिर दूसरी बात आ गई प्रॉपर प्लेस। टेंडर मस्ट बी मेड एट द स्टिपुलेटेड प्लेस और एट स्टिपुलेटेड का मतलब है मैंने कहा ये चीज़ मुझे फलां एड्रेस पे डिलीवर कर दें, वो कॉलेज लेके आ गया, गलत है। नहीं, मैंने उसे एड्रेस नहीं बताया, चीज़ों का ऑर्डर दे आया, तो उसने यही समझा यार ये राइस का डायरेक्टर है तो चीज़ें मैंने राइस ही पहुँचानी है। और एट बिजनेस प्लेस। तीसरी बात प्रॉपर पर्सन। इट मस्ट बी मेड to the promisee or his duly authorized agent. In case of several joint promisee, a tender made to one of them has same legal consequence as tender to all of। हम कहीं जा रहे थे 3 लोग, अदनान साहब, मैं और नवीद अंसारी साहब। हमें लगा यार हमारे ऑफिस का ना फर्नीचर चेंज होने वाला है, यार ये शॉप है, चलो यहाँ से पसंद कर लेते हैं। हमने पसंद कर लिया, हमने कहा यार ये हमें फलां तारीख को राइस में डिलीवर करते हैं। क्या जब वो चीज़ें लेकर आ रहे हैं तो हम तीनों का मौजूद होना ज़रूरी है? हमारे में से कोई एक बंदा हो या कोई एक भी ना हो, हमारा ऑथराइज पर्सन हो, हमारा एडमिन मैनेजर हो, कोई भी ऑफिस का जिम्मेदार आदमी हमारा एजेंट हो, वो रिसीव कर ले तो इक्वल होगी ना बात। यही बात लिखी हुई है। इट मस्ट बी मेड टू द प्रोमिसी और हिज ड्यूली ऑथराइज एजेंट। और अगर एक से ज़्यादा लोग थे तो उनमें से कोई एक भी मौजूद है तो एक ही बात है। 4 कंडीशन आ गई। नंबर 1 अनकंडीशनल, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। क्या मतलब है इस बात का? प्रोमिसी मस्ट हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर एग्जामिनिंग द गुड offered are the same as per terms of। हमने कोई ऑर्डर दिया, वो पैक हो क्या है, हमने कहा खोले इसको देख ले हमारी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक क्या करें। कहते नहीं सर पहले आप ऑर्डर रिसीव करें, पेमेंट हमारी क्लियर करें, फिर आप पैकेट खोल सकते हैं। लॉ कहता नहीं ये जो वो लेकर चीज़ें आया ये टेंडर नहीं है। टेंडर का मतलब है वैलिड टेंडर का मतलब है अगर मेरा ऑर्डर आया है तो मैं इसे ओपन कर सकता हूं, मैं देखूं जो चीज़ें मैंने जो स्पेसिफिकेशन मैंने कही थी ये उसके मुताबिक है या नहीं है। मुझे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जो है इसको वेरीफाई करने की अवेलेबल हो। और अगर कहता नहीं सर हम नहीं खोल के देख सकते, तो भाई नहीं खोल के देख सकते तो ले जाओ, फिर मैंने क्या करना है। अब वो ले गया और वो कह रहा जी मैं तो लेके आया था, लॉ इस लेके आए को लॉ नहीं मान रहा।
जिस लेके आए को मान रहा है, बस हम वहां पहुंचने लगे हैं, 7 कंडीशन पूरी होने दें, फिर बताते हैं कि लीगल स्टेटस बना क्या। होल ऑब्लिगेशन, a valid tender is for the whole obligation, however minor deviation from the terms of the contract may not render the tender। मतलब हमने किसी बंदे को कहा यार भाई हमें ना 100 kg 100 kg राइस सप्लाई कर दे, वो लेकर आया, हमने वही ऊपर वाली ऑप्शन हमने वेइंग स्केल पे डाला तो ये 98.5 kg था, हमने कहा ले जाओ उठा के, अब नहीं लेते, हमने तो 100 kg का ऑर्डर दिया था। नहीं यार ये 100 kg में कोई माइनर वेरिएशन आ सकती हैं, हाँ वो 25 kg लेके आ गया, तो आपके पास ऑप्शन है आपसे कहनी भाई मैंने तो 100 kg मंगवाया, मैं 25 का क्या करूंगा। इट मस्ट बी फॉर होल ऑब्लिगेशन। आपने 200 चेयर बनने के लिए दी हैं कॉलेज के लिए, वो 20 चेयर लेकर आ गया है और कह रहा है जनाब मैं तो टेंडर लेके आया, करे नहीं, इट मस्ट बी फॉर, हाँ कोई माइनर प्रैक्टिकल वेरिएशन है वो, दैट इज समथिंग एल्स। 6 बातें आ गई जनाब। अगर ये 6 की 6 बातें, वैसे लिखी एक 7वीं भी हुई है लेकिन वो मनी के लिए है सिर्फ, ये 6 बातें पहले सुने। अगर कोई बंदा आपने उसे काम दिया है और उसमें ये मसलन आपने ना एक स्टडी टेबल बनने के लिए दे दी किसी को, आपने कहा यार भाई एक स्टडी टेबल बना दो, मैंने सोच लिया है कि मैं पढ़ना शुरू कर दूं, तो ऐसे नहीं पढ़ाई होती जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप एक स्टडी टेबल बनने देख कर आए, जाहिर है आपने उसके कुछ स्पेक्स बताए होंगे, कुछ साइज़ बताया होगा, ये बताया होगा वुड की बनानी है, स्टील की बनानी है, कलर कौन, सारा आप एक वो टेबल लेकर घर आ गया, ठीक है। अब लॉ क्या कह रहा है आपको, लॉ कह रहा है सबसे पहली बात, क्या एज पर टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनी हुई है चीज़, टिक हो गया, यस। क्या वो उसी टाइम पे लेके आया, यस। क्या उसी प्लेस पर लेकर आया, यस। क्या आपको ही दे रहा है या हमसायों को दे के चला गया, नहीं आपको ही दे रहा है, यस। क्या वो टेबल खोल के उसे चेक करने की इजाज़त दे रहा है, यस। क्या वो टेबल और चेयर आपने कहा था, वो टेबल और चेयर दोनों चीज़ें लेकर आया है, यस। लेकिन आपको टेबल पसंद नहीं आ रही, अब सुने मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन आपको टेबल पसंद नहीं, तो लॉ कहता है भाड़ में गया ऐसा कस्टमर, इसके लिए दोबारा टेबल नहीं बनानी, बस ठीक है, हो गया, पूरा हो गया, खत्म कर। क्या कह रहा है लॉ, लॉ कह रहा है when promiser has made an offer of performance but the offer of performance of promiser is not accepted by promisee, it is called an attempted performance। और पीछे हमने क्या लिखा, need not perform his obligation, दोबारा टेबल बनाने की जरूरत लीगली नहीं है। कब, जब ये 6 कंडीशन आपने पूरी की हुई है। तो कहता वो केस कर देगा, मेरी टेबल नहीं दी, कहते नहीं आपके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, ही कैन नॉट सू। लेकिन कब, जब ये 6 बातें पूरी हों, कहानी समझ आई है। और अगर ये 6 ही पूरी नहीं है, फिर नॉन परफॉर्मेंस के डैमेजेस आपको पे करने पड़ेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो था ही इसी मकसद के लिए। ये सारी बातें पूरी हैं और सामने वाला सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, आप अभी भी अच्छे बिजनेसमैन होने के नाते आपकी तो टेबल बिक ही जाएगी, आप अच्छे बिजनेसमैन होने के नाते इसे फिर दोबारा बना दें। ये गुडविल जेस्चर है, ये अच्छे कारोबार का अंदाज है। आप ज़रा किसी थोड़े अच्छे रेस्टोरेंट में किसी जगह खाना खाए, लाहौर में चले जाएं, किसी अच्छी चाइनीज़ में चले जाएं, लाइक आर्केडियन में चले जाएं, ठीक है। वहाँ आप 5-6 दोस्त इकट्ठे होकर चले गए, आपने कोई 2-3 डिशेज़ अलग अलग मंगा ली, आप ट्राई करें ज़रा, उन्हें एक डिश को कहें कि यार ये सही, सच बोलें, उन्हें कहा यार हमें मज़ा नहीं आ रहा इस डिश में, लगता है हमने गलत सेलेक्ट कर लिया। हम ये नहीं कह रहे कि आपने गलत बनाई है, हमने गलत सेलेक्ट कर लिया। वो आपको कहेगा सर हम चेंज कर देते, तो इमीडिएटली आपको चेंज कर देंगे। ये गुडविल जेस्चर है, ये गुडविल गेन करने का जेस्चर है, ये अच्छे बिजनेस, अच्छे कारोबारी होने की अलामत है। लेकिन लॉ ये नहीं कह रहा था, लॉ कह रहा नहीं, अगर ये 6 बातें पूरी है तो फिर कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं। 7वीं बात एक और भी है
कि अगर ये पैसे देने की बातें हैं, ये टेंडर रिगार्डिंग मनी है, तो इट मस्ट बी, इन केस ऑफ टेंडर ऑफ मनी द अमाउंट मस्ट बी फिक्स्ड एंड इन लीगल टेंडर। अब दो अलग अलग लफ्ज है, एक हम पीछे लफ्ज बोले टेंडर, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इज कॉल्ड, लेकिन एक लफ्ज है लीगल टेंडर। लिखें इसको अपने पास कहीं पे, एक लफ्ज है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का क्या मतलब है? लीगल टेंडर के आगे लिखें सिक्का, अब उर्दू भी नहीं लिखनी आ गया, सिक्का राइजुल वक्त। देखें जरा लिखना है आपका क्या नहीं। लीगल टेंडर का मतलब होता है सिक्का राइजुल वक्त, यानी उस मुल्क में जो करेंसी लीगली चल रही है उसको क्या कहते हैं? सिक्का राइजुल वक्त। यार मेरी पानी की बोतल क्लास में दे दो भाई। बात समझ आई है? सुने मैं क्या कर रहा हूं। पहले तो एक रियल लाइफ से जरा एग्जांपल लेना। आपको पता है गवर्नमेंट ने एक 75 रुपीज का करेंसी नोट बनाया, क्या प्रॉब्लम हो गई इस पे? कोई लेता ही नहीं है ना? जनरली लोग एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? उन्हें लग रहा है कि कहीं जैसे हम बहुत सारे करेंसी नोट बहुत सारे मौक़ों पे बनाते रहते हैं, कोई कायदे आज़म की कोई बर्थडे आ गई, कोई फला आ गया, कोई 20 साल पूरे हो गए, कोई 50 साल पूरे हो गए, कोई 75 साल पूरे हो गए, कुछ हम करेंसी नोट बना देते हैं, सिक्के बना देते हैं विच आर ऑनररी। वो लीगल टेंडर नहीं है, दे कैन नॉट बी यूज एज ए करेंसी नोट। ठीक है? लोगों ने यही समझा कि 75 रुपीज का जो करेंसी नोट है ये उसी कैटेगरी का करेंसी नोट है कि ये हमने 75th जो हमारी एनिवर्सरी आ रही थी इंडिपेंडेंस की उस पर बनाया है, तो ये असल में ऐसे ही एक ऑनररी बात है। दैट इज नॉट ए लीगल टेंडर। तो कभी आप ज़रा स्टेट बैंक की फेसबुक के पेज पे जाइए, वहाँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक क्लैरिफिकेशन दी, अपने एक ऑफिशियल से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई, और उस वीडियो में वो एग्जैक्टली यही लफ्ज़ बोलता है कि नहीं 75 रुपीज़ का जो नोट है दैट इज़ अ लीगल टेंडर। क्या मतलब? ये एक वैलिड करेंसी नोट है विच कैन बी यूज एज अ करेंसी। वो कहते हैं अगर पैसे लेकर कोई बंदा आया तो वही नोट लेकर आएगा ना जो लीगल टेंडर है। पता लगे वो फर्ज किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक 50,000 रुपए का नोट जारी किया एज ए ऑनररी विच इज नॉट अ लीगल टेंडर। सामने वाला कह रहा भाई मैं ये पेमेंट दे रहा हूं, नहीं, इट मस्ट बी इन लीगल टेंडर। जैसे ऐसे समझे, एक शख्स से मैंने 1 करोड़ रुपया लेना है और वो मुझे बिटकॉइन में पेमेंट करना चाह रहा है। Now Bitcoin is not a legal tender in पाकिस्तान, ठीक है ना? ऑफिशियली वो लीगल टेंडर नहीं है। तो ये 7 बातें लॉ आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। वो कहते हैं अगर ये 7 बातें पूरी है ना, अगर मनी नहीं है तो 6 ही पूरी करनी है, 7वीं की तो जरूरत नहीं है। जैसे टेबल आ रही थी तो उसमें तो 7वीं का कोई जिक्र नहीं है। अगर ये 6 बातें पूरी और आपको सामने वाले को फिर भी टेबल नहीं पसंद आ रही, कर अपनी टेबल ले जाओ, कोई बात नहीं। और अगर इसके टेबल ना लेने की वजह से, और अगर इसके टेबल ना लेने की वजह से आपको कोई नुकसान हो रहा है तो कह रहा फिर आप डैमेजेस क्लेम करें, फिर आप अपना नुकसान क्लेम करें। मसलन इसने एक स्पेशलाइज्ड टेबल बनवाई थी जो आपकी बिकेगी नहीं, ठीक है, और आपकी टेबल बनाने की कॉस्ट आई थी 50,000 रुपया और आपने इसे बेची थी 75,000 रुपीज़, तो जो आपका लॉस हुआ है वो आप इससे रिकवर भी करेंगे। लेकिन कब? जब ये 6 कंडीशन पूरी हों। इट मस्ट बी वैलिड टेंडर। वैलिड टेंडर के अगेंस्ट आप ये काम कर सकते हैं। असल में 2 ही काम रह गए हमारे करने वाले। देखिए जरा, 2 ही काम रह गए करने वाले। पहला काम क्या है?
कि भाई एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई है, प्रोमिजर ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी, प्रोमिजर ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया डिस्चार्ज, परफॉर्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट। वो कहते नहीं, अगर एक बंदे ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की तो हम चैप्टर 8 में जाके 9 में जाके पढ़ेंगे कि नहीं नहीं ऐसी की तैसी कैसे नहीं पूरी की, देन वी कैन क्लेम डैमेजेस। असल में व्हेन वी कैन क्लेम डैमेजेस, यहीं से तो वो फिक्रा पूरा हुआ ना, वो जो चैप्टर 2 में पढ़ा था कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अभी तो एनफोर्सेबिलिटी आई है ना कि नहीं नहीं अगर आपने एग्रीमेंट पूरा नहीं किया, इस साहब का नुकसान पूरा करो जो आपने किया। इसको हम क्या कहते हैं, डैमेजेस। डैमेजेस का कॉन्सेप्ट चैप्टर 9 में जाके पढ़ेंगे। अभी हम कह रहे हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया है तो फिर कैसे देखना है चीजों को, ठीक है ना, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पर गुफ्तगू हो रही है अभी। अच्छा जी, नाउ ये वही वाली एग्जांपल आ गई कि जनाब कामरान एक आर्टिस्ट था, इमरान ने उसको एक पेंटिंग बनाने के लिए दी, इमरान रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट दी पेंटिंग। कैन कामरान सू इमरान एंड क्लेम डैमेजेस? कैन कामरान सू इमरान एंड क्लेम डैमेजेस? देखना पड़ेगा इज कामरान लाइबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, कि अगर वो दोबारा पेंटिंग नहीं बना के दे रहा तो यहां उसूल क्या बना, उसूल बना कि नहीं भाई ऐसे नहीं है, हमें क्या देखना पड़ेगा, वेयर प्रोमिजर ऑफर टू डिलीवर द गुड्स और सर्विसेज बट प्रोमिजर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फॉलोइंग रूल विल अप्लाई। गुड्स और सर्विसेज नीड नॉट बी ऑफर्ड दोबारा करने, लेकिन कब, जब वो 7 कंडीशन पूरी हुई है उसकी बात हो रही है, वैलिड टेंडर की बात हो रही है। गुड्स और सर्विसेज नीड नॉट बी ऑफर्ड, लीगल ऑब्लिगेशन कोई नहीं। हाँ, फिर वही वाली बात जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, आप अच्छे बिजनेस हैं, आप कहते हैं सर आपको पसंद नहीं आई, बताइए चेंज कर देते हैं, दोबारा बना दूं सर। हाँ, इससे आप गुडविल गेन कर रहे हैं, इससे सारा कुछ हो रहा है, हाँ आप चाहते हैं ऐसे बिहेव करें, लॉ मना तो नहीं कर रहा, लेकिन लॉ कह रहा है कि नहीं नहीं अगर आप ना भी करें तो ये एनफोर्सेबल, अगेंस्ट आपके एनफोर्सेबल नहीं है। प्रोमिजर मे सू प्रोमिजी फॉर नॉन परफॉर्मेंस एंड क्लेम, कौन सी परफॉर्मेंस, वो जो उसने इनकार किया, पेंटिंग ली नहीं है। बच्चे आप लोग कहां से आ रहे हो आज, सारे लोग आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन आज काफी सारे बच्चे लेट आ रहे हैं। ना बदनाम करो मुझे, मैं रोज इतने बजे ही आ रहा हूं, मैं 2:30 बजे आ रहा हूं, 2:10 पे। हाँ मैं आज ऊपर नहीं गया ना, मैं नीचे से डायरेक्ट आ गया। ओके, प्रोमिजर में सू प्रोमिजी फॉर नॉन परफॉर्मेंस एंड क्लेम, एक लफ्ज सुन लें, कहीं लिखें, डैमेजेस मींस एक्चुअल लॉस, डैमेजेस मींस एक्चुअल लॉस। डैमेजेस मींस एक्चुअल लॉस। मसलन इस तरह का जो ये बना हुआ है इसको स्कल्पचर बोलते हैं, ये तो कई महीनों में बनता है। आपने स्कल्पचर बनने के लिए दी, वो लेकर आया तो वो वैसे ही बना हुआ था जैसे शायद मेरा ख्याल 1-1.5 साल पहले की बात है ना, यहाँ लाहौर में एक पार्क है गुलशन इकबाल पार्क, शायद आप में से किसी के जहन में हो ये बात। वहाँ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का उन्होंने स्कल्पचर लगाया, वो इतना बुरा बना हुआ था कि बाकायदा पब्लिक रिएक्शन आ गया कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो सामने वाले को ये लगा कि यार ये तो तुमने वो चीज़ ही नहीं बनाई जो मैंने सोचा था। अब हम अज्यूम करें वो 6 कंडीशन पूरी हुई है। अब लॉ क्या कह रहा है, प्रोमिजर मे सू प्रोमिजी फॉर, कि उसने जो नहीं लिया, अगर इसके नुकसान हुआ है, एक तो हुआ कि नहीं हमने ये स्कल्पचर बना के दिया था इस बंदे को 1 लाख रुपए का, 3 महीने बाद हमने इसे डिलीवर किया था, इसको पसंद नहीं आ रहा, हमारे हिसाब से भी सही बना हुआ है। हमने कहा यार अगर हम किसी को कहें ना कि तुझे आज ही स्कल्पचर दे देंगे तो वो उल्टा 1.5 लाख का खरीद लेगा, क्योंकि हम तो 3 महीने बाद देते हैं। तो मुझे क्या नुकसान हुआ उसके ना लेने से? कोई नुकसान नहीं हुआ।
आई कैन नॉट क्लेम डैमेजेस, क्योंकि डैमेजेस का भी नफज क्या लिखा है हमने, एक्चुअल लॉस। मुझे लॉस हुआ है नहीं हुआ तो मैं आपसे भी नहीं क्लेम कर सकता। लेकिन अगर मुझे लॉस हुआ है, मैंने आपको ₹1,00,000 का दिया था, अब कोई इसको खरीद नहीं रहा, मुझे ये 75,000 का करके बेचना पड़ा है, तो 25,000 का मुझे लॉस हुआ है, आई कैन क्लेम लॉस। क्या आप भी मेरे पे मुकदमा कर सकते हो? अगर मेरी वो 6 कंडीशन पूरी हैं, आप मेरे पे मुकदमा, मैं कौन हूं? प्रोमिजर। प्रोमिजर इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज, ही इज नॉट लाइबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस एक्ट। हाँ, वो तो देखिए, जब भी कॉन्ट्रैक्ट को हम डिस्चार्ज का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया लॉ ने, तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन तो अप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन तो अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, गुड्स एंड सर्विसेज की कहानी समझ आ गई है? एक अहम बात है, गुड्स और सर्विसेज नीड नॉट बी ऑफर्ड। वो कहता है दोबारा स्कल्पचर बनाने की जरूरत नहीं, अगर पिछली 6 कंडीशन पूरी हैं और इन इमरान साहब की नाक पे नहीं चढ़ रहा है स्कल्पचर, तो कहता है यार छोड़ो, परे दफा मारो, इसके इतने नखरे नहीं उठाने, लॉ ये कह रहा है। अच्छा, अब किसी ने ना आधा पचद्दा ऐसे चलते फिरते बात सुनी हुई थी कि अच्छा अगर आप चीज़ें लेकर आए और अगला ना ले तो फिर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब जरा कहानी एक और सुने। एक बंदे ने ना किसी के पैसे देने थे, तो उसके दफ्तर लेके गया पैसे, 2-4 लाख रुपया देना था। उसने कहा यार भाई मैं कैश नहीं ले रहा तुम्हारे से, तुम फिलहाल अपने पास ले जाओ, अभी हमारे कल 7 वाले दफ्तर में यहाँ चोरी हुई है, हम कहाँ कैश को रखेंगे, आगे ईद की छुट्टियाँ आ रही हैं, बाद में लूँगा। उसने कहा लो जी मौज होगी, मैं तो पैसे लेके गया था, सिक्का राइजुल वक्त लेके गया था, जिस टाइम पे कहा था जब भी लेके गया था, अब इसने नहीं लिए तो नीड नॉट टू बी परफॉर्म अगेन। बात समझ आई है? लॉ कहता है नहीं नहीं ऐसे नहीं है, वेयर प्रोमिजर ऑफर टू पे द अमाउंट बट द प्रोमिजी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फॉलोइंग रूल, यानी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट से रिलेटेड है, इसीलिए पीछे लिखा होता कि वो किससे रिलेटेड है, गुड्स एंड, और अगर पेमेंट से रिलेटेड है, प्रोमिजर इज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी टू पे द अमाउंट। वो कहते नहीं नहीं अमाउंट तो आपको भी देनी पड़ेगी, ये थोड़ा कि आपकी छुट्टी हो गई है। कहते फिर मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ? कहते नहीं एक फायदा हुआ है, प्रोमिजर विल नॉट बी लाइबल फॉर इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ए वैलिड। अगर फर्ज करा इस पेमेंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट चल रहा था, कोई लोन था, पर डे कोई आपको इंटरेस्ट पड़ रहा था, कहते इंटरेस्ट का मीटर बंद हो गया क्योंकि आप तो पैसे लेके गए थे ना। एक बड़ी वाइज और नेचुरल और बिल्कुल इक्विटेबल बात हो रही है कि इंटरेस्ट अब नहीं पे करना, अब तो आप उसके कहने की वजह से पेमेंट आपने होल्ड की है, हाँ पेमेंट देनी है अभी भी। डन होगी बात? अच्छा जी, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म। उधर एक कहानी बनी हुई है, ये किताब में हमने रिप्रोड्यूस की हुई है सारी की सारी, कि एक जो है ना, एक बंदा है, उसका एक थिएटर है और उसने ग्रुप से रिक्वेस्ट की कि आप हर वीकेंड पे हमारे यहाँ आकर गाना गा दें, ठीक है ना, चाहत फ़तेह अली खान साहब से। तो उसने कहा ठीक है जनाब, हम गा दिया करेंगे, और कोई एक अमाउंट तय हो गई। फिर उसने ऑन 6 नाइट ग्रुप विलफुली एब्सेंट फ्रॉम थिएटर। विलफुली का मतलब है दानिस्ता। अब क्या स्टेटस है? When a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its, the promisee may put an end to the contract unless he has signified by word or conduct his willingness in its। वो कहता है छठी दिन उसने छुट्टी कर ली, छठी नाइट पे, तो कहता है जो दूसरी पार्टी है ना उसके पास इख्तियार है कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो यही ख़त्म कर ले, सिवाय इसके कि अगर मैंने विलिंगनेस शो कर दी। मसलन हमने उन्हें फ़ोन किया, भाई इधर लोग आए बैठे हैं तुम आ नहीं रहे, कहता वो ये हो गया। हमने कहा अच्छा अच्छा अगले वीक तो आओगे ना। अब जब मैंने कहा मैं अगले वीक तो आओगे ना, इसका क्या मतलब हो गया? विलिंगनेस शो कर दी हमने कंटिन्यू रखने की कॉन्ट्रैक्ट। अब नहीं कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, लेकिन अगर हम चाहें तो हम कहें अच्छा आज नहीं आए तो फिर अब आना भी ना भाई जाना, अब उधर ही रहो। डन होगी बात? अच्छा जनाब,
फिर कॉन्ट्रैक्ट को हम एक और तरह से भी देखते हैं, वही पेंटिंग वाली एग्जांपल दोबारा भी यहाँ लिया है। वो कहते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट होना पर्सनल नेचर का, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो पर्सनल नेचर का, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। कैसे, यहां इस स्लाइड पर समझ, रूल फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अच्छा, पर्सनल नेचर वाली बात कर लें। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट ना, लॉ दो बातें कर रहा है, वो वैसे डिटेल अगले चैप्टर में आएगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। लॉ कॉन्ट्रैक्ट को ना दो हिस्सों में बांट लेता है। एक कॉन्ट्रैक्ट है एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, ये एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। मैं गाड़ी सेल कर रहा हूँ, ये एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। मैं अपना मोबाइल सेल कर रहा हूँ, ये एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ जो सामने वाला है ना, वो या मेरे घर खरीदने में इंटरेस्टेड था, या मेरी गाड़ी खरीदने में इंटरेस्टेड था, या मेरा मोबाइल लेने में इंटरेस्टेड था, मेरे में इंटरेस्टेड नहीं था। समझ आई ना। एक है मेरे साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वो मेरे साथ अटैच है, मेरी जात के साथ अटैच है। हाँ, वो घर मेरा था इसलिए मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, गाड़ी मेरी थी इसलिए मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। अगर इस तरह के केस में कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एक पार्टी की डेथ हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूड रहता है। उस पार्टी के जो लीगल हेयर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करेंगे, बाकी के पैसे लेंगे और घर उसे ट्रांसफ़र करेंगे, बाकी के पैसे लेंगे और गाड़ी उसको ट्रांसफ़र करेंगे, बाकी के पैसे लेंगे और मोबाइल उसे ट्रांसफ़र करेंगे। डेथ के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, कौन सा नॉन पर्सनल, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ही किसी पर्सन के साथ अटैच है, किसी सिंगर को हमने कहा जी आप परफॉर्म करेंगे, और खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो गई है, अब उसका लीगल हेयर कहे भी कि जनाब हम आ जाते हैं गाना गाने, हम कहेंगे भाई तुम कौन हो। कोई भी ऐसे सारे लोग जहां उस शख्स की पर्सनैलिटी इन्वॉल्व हो गई है, पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट डेथ होने पर खत्म हो जाता है, ठीक है। और जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है वो डेथ होने पे खत्म नहीं होता, बल्कि कहां चला जाता है, लीगल हेयर्स के पास चला जाता है, वुरसा के पास चला जाता है। कहानी समझ आई है। इस बात को भी अगले पार्ट 2 में दोबारा टेकअप करेंगे। अच्छा, यहां एक छोटा सा उसूल डिस्कस हो रहा है, एक छोटा सा उसूल, क्या जी, रूल फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। सबसे पहले तो देखते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट मींस एलोकेशन ऑफ पेमेंट टू अ पर्टिकुलर डेट। क्या मतलब हुआ इस बात का? एक बंदे ने किसी दूसरे बंदे से पेमेंट लेनी है, एक बंदे ने किसी दूसरे बंदे से पेमेंट्स लेनी है। अब अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जाहिर है एक लेजर बना हुआ है, ठीक है ना। एक बंदे से हमने उसके क्रेडिट पे माल दे रहे थे, हम उसको 1 जनवरी 2024 हमने उसको 50,000 रुपये का माल दिया। फिर आ गया जी 15 जनवरी 2024, फिर हमने उसे 75,000 रुपीज़ का माल दिया। फिर आ गया जी 3 फरवरी 2024, फिर उसे 1,50,000 रुपये का माल दिया। फिर आ गया जी 31 मार्च 2024, यहाँ फिर उसे 2.5 लाख रुपए का माल दिया। ऐसे माल जा रहा है, उससे पैसे लेने अब, ठीक है ना। फर्ज किया ये आदमी हमें एक चेक भिजवाता है 2 लाख रुपए का, तवज्जो रखनी है जरा, 2 लाख रुपए का। ये कौन से पैसे आए हैं, ठीक है ना। ये डिफरेंट इनवॉइसेस थी ना, इनका कोई इनवॉइस नंबर भी लगा हुआ होगा, ठीक है ना। मसलन इसका इनवॉइस नंबर था 1210, इसका था 1250, इसका था 1320, इसका था 1425, लाइक ऐसे इनवॉइस नंबर भी थे। उसने हमें 2 लाख रुपया भेज दिया। ये कौन सा डेट आया है? इस इशू का नाम है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। क्या नाम है?
क्या लिखा हुआ है ऊपर, डेफिनेशन क्या आ रही है? अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट मींस एलोकेशन ऑफ पेमेंट टू अ पर्टिकुलर। ये कौन से पैसे आए हैं? ये आए हैं, ये आए हैं, ये आए हैं, ये आए हैं। ये सोचना एक अकाउंटेंट का माइंडसेट है। क्या करें? फाइफो लगा ले, लाइफो लगा ले, ठीक है ना, ये अकाउंटेंट का माइंडसेट है। लॉ कह रहा है नहीं यार हम बताएंगे कैसे करना है। लॉ कह रहा है डेट टू बी डिस्चार्ज कैसे चलना है। वो कहते हैं यार पहली बात सुने जरा। वो कहते हैं जो पेमेंट देने वाला बंदा है ना उसकी मर्जी है, वो बताए कौन सी पेमेंट दे रहा है। कितनी इनवॉइसेस पेंडिंग है? उसका दिल करे वो कहे यार ये जो चौथी पेमेंट थी ना कितने की, वो कहता है उसमें से 2 लाख आ गए। पेमेंट करने वाले ने जो पेमेंट का डॉक्यूमेंट भेजा है उसके साथ लिख कर भेजा है कि ये वाली पेमेंट आई है। अच्छा आपका दिल कर रहा है नहीं 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 यार ये क्यों आई है, पहले वाली दे पहले मुझे। आपको इख्तियार नहीं है, अल्लाह उसी को इख्तियार दे रहा है। हाँ आप ये कर सकते हैं, आपसे कहने यार ये पेमेंट मैं रिसीव नहीं कर रहा, तुम मुझे पहले वाली दो। देखिए क्या लिखा हुआ है, वेयर अ डेटर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्टिव डेट टू वन पर्सन। सिनेरियो क्रिएट हो गया, ओइंग सेवरल डेट्स हैं एक ही पर्सन के, मेक्स अ पेमेंट टू हिम विद ईदर एक्सप्रेस और implied intimation that the payment is to be applied to discharge of some particular debt. The payment, if accepted, must be applied तो कहते हैं आप ये कर सकते हो कि पेमेंट एक्सेप्ट ना करो, लेकिन एक्सेप्ट कर ली है तो इनवॉइस 4 के ही 2 लाख आए। मस्ट अप्लाई अकॉर्डिंग। ला कह रहा है पहला इख्तियार पेमेंट करने वाले का है, वो बताए कि कौन सी पेमेंट करना है। पेमेंट रिसीव करने वाला उसे फॉलो करेगा। डन होगी बात। अभी 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 जबर 2 मिनट रुक जाओ, वहीं जाने लगे। दूसरी बात आ गई, दूसरी बात है वो कहता है अगर उसने नहीं बताया तो लॉ कहता है फिर तो लूज बॉल आ गई। अगर उसने नहीं बताया, किसने? डेटर ने। लॉ कहता है लूज बॉल आ गई है, फिर आपकी मर्जी है, आप डिसाइड करो कि कौन सी पेमेंट आई है। देखिए नीचली लाइन, व्हेन डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, creditor has the option to apply the payment to any lawful debt due from, even if it is time barred debt, but cannot apply the payment to a disputed। वो कहता है अगर कोई आपका डिस्प्यूटेड डेट का मतलब है जिसके ऊपर कोई झगड़ा चल रहा है, कोई इख्तलाफ, वो कह रहा है वो नहीं। एक टाइम बार डेट का मतलब क्या था? 3 साल टाइम लिमिटेशन, पहले जैसे हमने पढ़ा 3 साल गुजर गए हैं। अब ये उसूलन कानूनन हम ये पेमेंट आपसे रिसीव नहीं कर सकते थे, लेकिन आपसे गलती हुई, आपने 2.5 लाख का चेक भेजा, 2 लाख का चेक भेजा और ये बताया ही नहीं कौन सी पेमेंट आई। आपने कहा बिस्मिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा वो जो 5 साल पुराने पैसे थे ना वो आ गए हैं। अल्लाह कह रहा बिल्कुल ठीक है, यही सलूक होना चाहिए इसके साथ अगर इसने लूज बॉल किया तो। पहला इख्तियार पेमेंट करने वाले का, वो जो पेमेंट कहेगा आप वही रिसीव करेंगे। दूसरा इख्तियार पेमेंट रिसीव करने वाले का, लेकिन ये इख्तियार कब इस्तेमाल हो सकता है? जब पहले वाले ने अपनी ऑप्शन नहीं यूज की। डन होगी बात। वो कहता है फिर दूसरे वाले का इख्तियार है कि अगर इवन कोई टाइम बार डेट भी है उसके अगेंस्ट भी आप रिसीव कर लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा दोनों ही नशई है, ना उसने इस्तेमाल किया अपना इख्तियार ना इसने किया, दोनों ही बेवकूफ हैं। नेदर पार्टी मेक्स एन। अब दोनों का ऐसे है क्या? पेमेंट करने वाला एट द टाइम ऑफ पेमेंट बताया आपको मैं कौन सी करूं, यानी लिख कर ही बताया था, अच्छी बात है। या रिसीव करने वाला आपको जब वो रिसीविंग क्रिएट कर रहा है वहां लिखे मैंने कौन सी रिसीविंग की है, बस उसने भी कहा रिसीव ₹200,000 फ्रॉम दिस विद थैंक्स, चलो जी, ये नहीं बताया कौन सी पेमेंट आई है। अब लॉ कहता है यार वो भी ऐसा ही है, ये भी ऐसे ही, अब क्या करें? अब लॉ कह रहा है पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ
डेट इन ऑर्डर ऑफ टाइम whether or not they are time barred. In other word, all payment shall be applied to, यानी FIFO लगा दें, जो पहली पेमेंट है वो पहले आ गई, फिर पैसे बचे तो दूसरी आ गई, फिर बचे तो डन होगी बात। पहला इख्तियार डेटर का, दूसरा इख्तियार, तीसरा लॉ। लॉ क्या कर रहा है? FIFO, फर्स्ट इन, और दोनों सूरतों में कह रहा है टाइम बार्ड भी रिकवर कर ले, अगर फिर नहीं है तो कोई बात नहीं। और तीसरी और आखिरी बात कह रहा है, अगर कोई ऐसी पेमेंट है जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल है और इंटरेस्ट भी शामिल है, जैसे लोन की पेमेंट आप कर रहे हो, वो कहता है अगर ये पेमेंट आई है ना, पूरी नहीं आई, तो कह रहा है हमेशा पहले इंटरेस्ट आया है, बाद में प्रिंसिपल, जो बचेगा वो प्रिंसिपल को चार्ज करेंगे। इफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड मार्कअप both are due, then markup is settled first and then। यहां से सवाल कैसे बनेगा? एकदम से ना मिजाज थोड़ा सा चेंज होने लगा। ये सवाल बिल्कुल ऐसे बनेगा जैसे अकाउंटिंग में सवाल बना होता। देखें, ये सवाल आया क्या जी? फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट ऑफ सम पेएबल बाय निसार टू ऑन 4 मार्च। वो कहता है एक इनवॉइस जिसकी डेट थी 1/1/2016 2 लाख रुपया, और दूसरी थी, अच्छा इससे बेहतर सवाल लेते हैं जिसमें तीनों बातें, ये वाली लेते हैं। फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट ऑन 4 अगस्त। एक अमाउंट है 1/1/2008 की पेंडिंग 37,000 रुपया। हम खड़े हैं कहाँ पर? 2011 में। तो ये टाइम बार्ड हो गई है, बता भी दिया उसने, आपको देखने की जरूरत नहीं है कि यार अगर हम अदालत जाएं तो अदालत हमें ये पैसे नहीं दिलवाएगी। फिर एक पेमेंट 20,000 की पड़ी है, एक पेमेंट 50,000 की पड़ी है, लेकिन इसमें एक खासा भी है, इस पेमेंट का एक गारंटर भी है, यानी अगर ये बंदा नहीं देगा तो गारंटर देगा पैसे, यही मतलब हुआ ना। और फिर एक और अमाउंट है 63,000 की, ऐसे एक बंदे से हमने 1,70,000 लेने हैं। वो कहता है उबैद सेंड अ चेक ऑफ ₹70,000 ऑन 5 अगस्त 2011, देयर बीइंग नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम, उबैद ने कुछ नहीं लिख के भेजा, ठीक है। बिलाल एडजस्ट द पेमेंट अगेंस्ट द, उसने सबसे पहले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके 37,000 रिसीव किए, फिर उसने कहा 20,000 आ गए, फिर जंप करके चला गया कहाँ? 63,000 वाले पे, कहता है इसमें से 11,000 आ गया, 13,000 आ गया। समझ आई बात? वो कहता जब ये कहानी फिल्म देखी है ना, तो जो गारंटर था ना वसीम, ऑब्जेक्टेड टू सच अप्रोप्रिएशन एंड क्लेम दैट सिंस द अमाउंट ऑफ ₹37,000 वाज टाइम बार्ड इट शुड नॉट बी, एंड द फुल अमाउंट गारंटीड बाय हिम शुड बी फुली। कहता है यार भाई तुम्हारे पास 70,000 आया है, उसमें से 50 तो मेरा है, बाकी जो मर्जी कर लो। तो कहता है यार आपने टाइम बार्ड क्यों एडजस्ट कर लिया, वो तो अब मिल ही नहीं सकता। लाने में ऐसी कोई बात नहीं बताई, लाने 4 बातें बताई। पहली बात क्या देखनी है? पेमेंट करने वाले ने कोई इंस्ट्रक्शन दी हैं? नहीं दी है, हमारे सवाल में नहीं दिया। क्या पेमेंट रिसीव करने वाले ने एट द टाइम ऑफ रिसीट डिसाइड कर लिया क्या किया? वो कहता बिल्कुल कर लिया। तो बस उबैद का ने जो कुछ किया है, गारंटर जो कह रहा है वो सब गलत है। इज द ऑब्जेक्शन ऑफ वसीम वैलिड? नो। डिस्कस हाउ द अबव पेमेंट ऑफ ₹70,000 शुड बी अप्लाइड अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्कम। अब जरा समझाने के लिए मैंने ऐसे कहा, द फॉलोइंग वर्ड्स वर रिटन ऑन द बैक ऑफ द चेक। वो जो 70,000 का चेक आया ना, उसके ऊपर ऐसे लिखा था 20,000 जमा 50,000 इज इक्वल टू, क्या हुआ मतलब? लिखा हुआ है, यानी इशारा दिया हुआ है, इम्प्लाई किया जा सकता है कि वो कह रहा है भाई एक 20,000 वाली इनवॉइस काटो और दूसरी, अब तो ऐसे ही करना पड़ेगा। नो इंस्ट्रक्शन अबाउट अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वर गिवन बाय बिलाल, डिड नॉट मेक एनी अप्रोप्रिएशन इधर। बिलाल ने भी नहीं की, उसने भी नहीं की, तो अब तो लॉ कह रहा है क्या लगाओ? FIFO लगाओ। फिर पहले ये आए, फिर ये आए, फिर बाकी इसमें से आए। यही 3 बातें हम पढ़ कर आए।
कुछ कहानी समझ आती है कि नहीं आती है? आती है। अच्छा, ये चैप्टर बिल्कुल आसान सा है। अगर हम 3 लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दें तो जब आप वापस आएंगे तो चैप्टर ये कौन सा चल रहा है, 6 एंड 7 खत्म हो गए होंगे। डिसाइड कर लें। नहीं, 6 तो खत्म हो ही गया ना, तो इसमें पढ़ने वाली कोई बात नहीं बची, वो खत्म हो गया है। 2-3 टर्म्स रह गई हैं बस। हाँ, 6 के लेक्चर भेज दूं बस, एक लेक्चर आएगा। यार ये क्या बात है? अच्छा, तुम कह रहे हो तुम लोगों ने कसाई बनना है, मैं ना बनूं लेक्चर देके ये कहना चाह रहे हो? 6 खत्म कर लें, 6 का एक लेक्चर आपको भेज देंगे, ठीक है ना? 6 का एक लेक्चर आपको कल के लिए दे देंगे, ठीक है? आज आप लोग अंसारी साहब आपकी जान छोड़ देंगे आज के? नहीं, फिजिकली छोड़ देंगे, है ना? ओके, वैसे तो उन्होंने ईद वाले दिनों में भी नहीं छोड़नी, मुझे पता है, ठीक है ना? उनके सब्जेक्ट की नेचर भी ऐसे ही है, जाहिर है उसकी रिक्वायरमेंट भी उसकी शदीद ऐसी है। लेकिन चलें, हम आपको इसका 6 का लेक्चर दे देंगे, ठीक होगी बात? चलो, डन हो गया। ईद के बाद मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।